हर भाषा का आप रिस्पेक्ट करिए। महाराष्ट्र में तो मराठी का रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है, मगर किसी भाषा के लिए किसी को मारना है तो उसका हम निंदा करते हैं। हम इस बात जिस तरह से हमला हुआ उसका हम निंदा करते हैं। आपको नहीं लगता कि साउथ इंडिया में जहां आपकी सरकार है, कर्नाटक में जहां आपकी सरकार है, वहां के लोग कर्नाटक से कितना परसेंटेज फ्लाइन आप बताइए? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा नहीं हूं। है फ्लाइन। तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी है, ये मैं शुरू से कह रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं और हमारे नेता कह रहे हैं। जाति जनगणना होने दीजिए, आपको सेंसेक्स आता है तो आपको सारी रिपोर्ट आ जाएगी, किसको कितना हक मिलता है, किसकी कितनी हिस्सेदारी। जब मंडल कमीशन पास हो रहा था, उसके विरोध में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं, बोलते अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो रामलल्ला का वो लेकर रथ यात्रा निकल के पूरे देश को एक दंगे में फंसाने की कोशिश करते हैं। आज 20 साल से ऊपर आपकी सरकार है, आज क्यों वहां फ्लाइंग नहीं हो पा रहा है? कितनी फैक्ट्री आई, कितनी इंडस्ट्री आई, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने एजुकेशन खुला, कितने सेंट्रल स्कूल खुला, ये सब हम सवाल उठा रहे हैं। आखिर हमारे नौजवान कब तक दूसरे शहरों में धक्का खाएंगे? कैट का रिपोर्ट आया है, 71,000 करोड़ बिहार का घोटाला हुआ है, 71,000 करोड़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नासिर हुसैन साहब। बहुत बहुत आपका स्वागत है। नासिर जी, इस वक्त खूब अभी चर्चा चल रही है फिर से ऑपरेशन सिंदूर की। आप लोग पहले पुलवामा का हिसाब मांग रहे थे कि उसका जवाब दीजिए, स्ट्राइक जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसका आप लोग सबूत मांग रहे थे। अब ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगा जा रहा है कि पाकिस्तान ने किया है, इसका सबूत क्या है? कांग्रेस चाहती क्या है एक्चुअली? हम सवाल का जवाब मांग रहे हैं, हम कोई सबूत नहीं मांग रहे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को भटकाती, मुद्दा क्या है आज? ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। उसके ट्रम्प ने, आपने देखा, लगभग 25 से 30 बार ट्रम्प बोलता है कि मैंने ट्रेड का डर देके ये जंग को रोक दिया। आप पाकिस्तान को क्या मानते हैं? एक आतंकवादी देश मानते हैं? बिल्कुल। और हिंदुस्तान एक महान कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। एक आतंकवादी कंट्री के बराबर हमारे हिंदुस्तान को अगर ट्रम्प खड़ा करता है तो हम ये विदेश नीति की फेल है या नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर में क्या था? हमने कहा विपक्ष के साथ बात करो, एक स्पेशल सेशन बुलाओ, हमें पूरे बातों का ज्ञान दो, क्या किया नहीं किया उसके बारे में बताओ। कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं लिया, कोई विपक्ष से चर्चा नहीं किया। विपक्ष जो राहुल गांधी है, एक संवैधानिक संस्था है, लीडर ऑफ अपोजिशन को देश ने ही चुना है। आप क्यों नहीं बताना चाह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ? आखिर आपने जब सरेंडर करने जा रहे थे, या आप समझौता करने जा रहे थे, या आप कंप्रोमाइज करने जा रहे थे, किस मुद्दे पे हुआ है? आखिर सीज फायर का कोई तो रूल रेगुलेशन होगा कि हम इस मुद्दे पे सीज फायर कर रहे हैं। आज तक इन्होंने नहीं बताया। यही सवाल हम करते आ रहे हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या, कितने हमारे नुकसान हुए, क्या हमें फायदा हुआ। अरे इसमें दो सवाल है, एक तो सीज फायर है जो हम बार बार पूछ रहे हैं, किस समझौते के तहत किया गया, क्या डर था आपको, एक। दूसरा, विदेश नीति की फेल। आप जब से हमारी देश 2014 में देश के प्रधानमंत्री बोले कि देशों में हमारा डंका बज रहा है, कौन सा डंका बज रहा है मैं ये जानना चाहता हूं। मुसीबत के वक्त में कौन से मुल्क हमारे साथ खड़ी हुई? ईरान नहीं आता है, अमेरिका नहीं आता है, हमारा सबसे करीबी दोस्त रशिया नहीं आता है, कोई एक छोटी सी कंट्री हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। ये क्या विदेश नीति की फेलियर नहीं है? जयचंद, हमारे जयशंकर जी बोलते हैं कि हमने जब हमला किया तो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करके किया। कैसा ये हो सकता है? एक विदेश मंत्री किसी देश पे हमला करने जा रहा हो, उसको इन्फॉर्म करके भेजेगा। आप बिल्डिंग गिराने नहीं गए थे, आतंकवादियों को मारने गए थे, टेररिस्ट को मार, तो कौन सा टेररिस्ट मारा, ये सवाल है या नहीं? आज भी अजहर मसूद घूम रहा है, हाजिब मसूद घूम रहा है, फिर आपने किसको मारा? बीजेपी वही कह रही है कि जैसे आप पहले सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांग रहे थे, उसी ट्रैक लाइन पर आप अभी पहलगाम का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और पाकिस्तान कैसे बताएगा कि इतने सारे आतंकी मारे गए हैं या जो भी उसका नुकसान हुआ है? क्या कोई देश इसको बताना चाहेगा? नहीं, पाकिस्तान से हम हिसाब नहीं मांगते। हम अपनी सरकार से जवाब मांग रहे हैं, जो सिंदूर उजरा, उनको इंसाफ मिला या नहीं मिला।
इस जंग से हमने क्या पाया, वो मिला या नहीं मिला, ये सवाल। आप मुद्दों को भटका देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सोची समझी चाल है। हर चीजों को आप अलग चैलेंज से चलेंगे, नहीं चलेगा, देश सवाल करेगा। इससे हम, आप 71 में आप हमसे सवाल करते हैं, 1962 1962 में हमसे सवाल करते हैं, और हमने संसद के अंदर जवाब दिया। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया 71 में, जब हमने बांग्लादेश का वार किया, चाइना से होता। आप तो धरने पे बैठ गए थे संसद में, क्या संसद बुलाओ। अटल बिहारी वाजपेयी धरने पे थी, सुषमा स्वराज धरने पे बैठी थी, और जंग चल रहा था, आप धरने पे बैठ के सरकार से सवाल मांग रही थी। हम आपसे कहते थे ज्वाइंट मीटिंग करो, विपक्ष को साथ में लो, एक अच्छी मैसेज डालो, पर नहीं। आप बताइए, इन्होंने कितने डेलीगेशन भेजे विदेशों में, फिर भी कौन से विदेशों की आपको मैसेज हिंदुस्तान में आता है कि हम आपके साथ खड़े हैं जंग में। एक देश का, उसमें आपके पार्टी के भी लोग थे। मेरी पार्टी की बात नहीं, वो सरकार की थी, हमारी पार्टी की नहीं थी। नहीं, आपके पार्टी के हमारे पार्टी के लोगों को हमने नहीं भेजा, बीजेपी ने भेजा, भारत की सरकार ने भेजा। वो कौन होते हैं डेलीगेशन में हमारे नुमाइंदे को चुनने वाले, ये सवाल है। यानी आप हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन था, हमारे राष्ट्रीय लीडर थे, आप उनसे नाम मांगते, हम नाम देते। आपने खुद ही चुन लिया कि आप जाओगे, आप जाओगे, आप जाओगे। आप कौन होते हैं चुनने वाले? लेकिन आपके सांसद मना भी तो कर सकते थे, आप मना कर वो सकते एक अलग सवाल, वो अब वो मुद्दा खत्म हो गया। पर उस डेलीगेशन के जाने का फायदा कितना हुआ हिंदुस्तान को, ये विदेश में हम जानना चाहते हैं कि बताओ, आपने ऑपरेशन सिंदूर में आपने पाकिस्तान के मुखौटे को उतारने के लिए भेजा, कितने देश ने हमारे को साथ दिया, उसका एक लेटर दिखाओ। कितने देशों ने पाकिस्तान की निंदा की, उसका नाम बताओ। आज भी यूनाइटेड नेशन में जब इनको बैन किया जाता है, हाफिज सईद को, तो पाकिस्तान का निंदा नहीं हो रहा है। क्या ये विदेश नीति फेल नहीं है? ये हम सवाल उठाते हैं। तो आप हर चीजों को धर्म के जात पे, मजहब के जात पे लड़ाओगे, नहीं चलेगा। आपको अब जवाब देना पड़ेगा कि विदेश नीति आपकी फेल है, आपकी सिक्योरिटी लैप्स है, आपने कश्मीर में लोगों को नहीं बचा पाए। खुद आज वहां के गवर्नर बोलते हैं हमसे कहीं ना कहीं खता हुई है, तो आप अपनी गलती को मानो, क्यों नहीं मानते हो? आप महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर भी आप सवाल उठा रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है और ये धोखे से जीत हुई है। आप अपनी पार्टी की कमियों की बजाय सीधे बीजेपी पर ये कैसे कह रहे हैं? क्या आधार है उसका कि बीजेपी ने इसमें धांधली की और महायुति ने धांधली की, जिसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में वो जीत गए और आप हार गए? इसी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी बुरी तरीके से हार जाती है। चंद 6 महीने के अंदर ही एक इलेक्शन विधानसभा का होता है। ऐसा कौन सा क्रांति महाराष्ट्र में बह रहा था कि पूरी की पूरी एक तरफ भी हो गई। जितने हमारे रजिस्टर्ड वोट हैं, उससे 52-73 लाख वोट ज्यादा पड़ता है। तो ये सवाल है या नहीं है? आखिर क्यों एक एक बूथ पे इतने परसेंटेज वोट बढ़े? 6 बजे के 5 से 6 के बीच में 72 लाख वोट में कोई सवाल है या नहीं है? ये जवाब मांगते हैं कि आपने धोखे से वोटों की चोरी से जीते, यानी वोटी रोमिंग के एक एक नाम के कई नाम, एक एक बाप के 10-10 बच्चे, ये सारे लिस्ट निकल रहे हैं। हमने हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तमाम जगह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश है। आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के लिए बैटिंग नहीं कर सकती। जिस तरह से आज महाराष्ट्र में वोटों की चोरी होकर ये चोरी की सरकार बनी है, यही पैटर्न वो बिहार में लाना चाहते हैं। नहीं तो चंद महीना पहले यही इलेक्शन लोकसभा का वहां होता है, आप उनके वोटों को वैलिड मानते हैं, और ये इसमें आप इनवैलिड मानते हैं। आप 70 लाख लोगों का नाम आप काट रहे हैं, ये छोटी बात तो नहीं है। ये पूरी तरह से मिली भगत है, किस तरह से सरकार वहां बीजेपी की बनाई जाए। ये कौन कर रहा है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। आखिर 72 लाख लोगों का नाम वहां कैसे कट गया? यहाँ 72 लाख लोगों का जो रजिस्टर्ड वोट है, उससे ज्यादा वोटिंग होता है। इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है? इसका जवाब क्यों नहीं देते? तो आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना? क्या सुप्रीम कोर्ट गए हैं? सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है लीगल प्रोसीजर, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका जवाब नहीं देता और हमें टाइम नहीं देता है। आप एक साथ 4 लोगों 10 लोगों को बुला, आप हमारे आपसे हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मांग कि इनका क्या कहते हैं, थोड़ा सा समझने की चीज है। इलेक्शन कमीशन क्या कहती है कि हमने सारे लोगों को पेपर दे चुका हूं, वोटिंग लिस्ट दे चुका हूं। एक बूथ पे तकरीबन मुझे लगता है 5 लाख से 7 लाख, पूरे एक असेंबली में 10 लाख वोटर होंगे। यानी पूरे महाराष्ट्र में 8 करोड़ लोगों को चयनित करना आसान नहीं पेपर के ऊपर। हमने कहा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, आप हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे दो, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दे दो। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देता? आखिर क्या छुपाना चाहता है? इसलिए हम कहते हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन में धांधली हुई है।
आप कह रहे हैं इसी पैटर्न पे बिहार में भी काम चल रहा है, वहां पर एसआईआर जो चल रहा है उसमें भी आप दादरी का सवाल बेशक उठा रहे SIR का क्यों बोलते हैं कि फर्जीवाड़ा चल रहा है। हैं। BLO जो है अपने घर में बैठ के लोगों का नाम काट रहा है। अच्छा। एक पर्सनल कॉम लोगों को, कम्युनिटी जो वंचित समाज हो, OBC हो, बहुजन हो, माइनॉरिटी, उनके नामों को काटा जा रहा है। जो बेचारे दिल्ली मुंबई में गरीब लोग काम कर रहे हैं उनके नामों को काटा जा रहा है। 72 लाख ऐसे लोगों का नाम जब काटा जाएगा तो हम ये सवाल उठाएंगे। वो कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनलिटी के लिए ये नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा, इलेक्शन वोटर आईडी नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा। मैं पूछता हूं इस देश में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? नहीं, लेकिन एक नेशनलिटी मिनट के लिए सुनिए। तो मान ही रहा है ना इलेक्शन कमीशन नहीं कि भाई मान ये सब सारे नहीं। डॉक्यूमेंट तो जो या उसमें आधार कार्ड को वैलिड नहीं दिया। सुप्रीम अच्छा। कोर्ट ने उन्हें बोला आप आधार कार्ड को लो, राशन कार्ड को लो, उन्होंने मना कर दिया। बोलता ये नेशनलिटी के आधार नहीं है। मैं कहता हूं इस देश में जिसके पास पासपोर्ट नहीं है उसके पास क्या प्रूफ है अपना नेशनलिटी दिखाने का? बिल्कुल सही बात है। आप पूछिए आधार, आप उसी आधार कार्ड से बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसी आधार से आप बैंक का मनरेगा देते हैं, उसी आधार कार्ड से आप 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं। आज उसी आधार कार्ड को आप इनवैलिड कर रहे हैं। ये नहीं चल सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है, ये हम बार बार सवाल उठा रहे हैं, और गरीबों, वंचितों, बहुजनों और माइनॉरिटी का नाम काट रही है। इसी तरह का नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो लोकसभा में इलेक्शन हुआ है वो जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिहार से जीत के उनका पूरा सबका कैंसिल कर री इलेक्शन कराओ। जब वो वोटर वैलिड ही नहीं है तो वो कैसे वैलिड हो सकते हैं? ये सवाल हम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपकी क्यों नहीं सुन रहा है? क्या वजह है कि सुप्रीम सब मान लेते हैं कि आपके कहने के हिसाब से कि सारे जो संस्थाएं हैं वो बीजेपी के लिए काम करें, उसके दबाव में काम करें, कोर्ट तो आपके साथ है। कोर्ट हमारे साथ नहीं होनी, कोर्ट हमेशा संविधान के साथ होना चाहिए और इंसाफ के साथ होना चाहिए। मैं अगर आप सच है तो आपके साथ है। मैं कोर्ट कब फैसला लेती है? जब संविधानिक संस्था अपनी फैसला दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संविधानिक संस्था है, हाँ। वो अपनी काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एक अलग पावर दिया है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर वो आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाके कोई भी काम नहीं कर सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग है, चल रही है, सुनते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे के कदम होंगे। कोर्ट सुन रहा है, कोर्ट उनको आगाह कर रहा है कि आप आधार कार्ड को लीजिए, मगर ये घमंड में चूर है। इनको लगता है हम सुपीरियर पावर है, हम एक एटमी पावर हो चुके हैं, इनको एक ऐसा लगता है जो हम चाहे कर सकते, ये नहीं चले। आप लोगों ने जो एसआईआर का मुद्दा उठा उसमें क्या तथ्य आपको नजर आ रहा है कि इसमें जो है प्रॉब्लम है और इसका करेक्शन होना चाहिए? सर अभी आपको बताया, एक अजीत अंजुम पत्रकार है, उन्होंने साफ कैमरे पे दिखाया है कि BLO ने कैसे अपने घर में लोगों का खुद ही साइन करते हैं, खुद ही नाम काटते हैं, और अजीत अंजुम पे केस हो जाता है, उन BLO पे केस क्यों नहीं होता है? अजीत अंजुम पे FIR हुआ ना, तमाम आप मीडिया, आपके साथी है, मीडिया के साथी हैं, आपके साथियों पे केस हो जाता है और आप लोग खामोश हैं। आखिर उस BLO पे क्यों नहीं हो रहा है? सामने दिख रहा है कि अपने घर में वो साइन कर रहे हैं, नाम काट रहे हैं। एक BLO की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? उनको सब चिन्हित करके कौन किसका वोटर है उसे पता है, उनका नाम काटा जा रहा है। तो ये सामने है, दिख रहा है ना। सिर्फ 25-30 लाख लोग अगर मजदूरी के लिए बाहर है, आप उसको टाइम दिया, वो बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कि वोटिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं। कैसे व्हाट्सएप कर सकते हैं? जो 2-4-5 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है वो 15-20 हजार का मोबाइल यूज नहीं करता है सर। आपको अगर करना था SIR लोकसभा से पहले कर लेते, 6 महीना पहले कर लेते, आपके पास सफिशिएंट टाइम था, कोई बिहार में इलेक्शन नहीं था, हम आपके साथ होते। तो इसके पीछे क्या खेल चल रहा है आपके हिसाब से? जैसे आप कह रहे हैं कि आपने अभी कांग्रेस ने एक और भी पोस्ट डाला हुआ है जिसमें एक कुत्ते के नाम पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है। मैंने आज दिया है। हाँ, आज आपने दिया। क्या है पत्रकारों को दिया? आप जन्म प्रमाण पत्र जब एक कुत्ते का बन सकता है तो आप समझिए फिर आवासीय प्रमाण पत्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके कुत्ते का बनाया है उन्होंने। तो बिहार में ये चल रहा है, जब यही नेशनलिटी का पैमाना है, जब आधार कार्ड नेशनलिटी का पैमाना नहीं है तो ये नेशनलिटी का पैमाना है। जहाँ कुत्ते को आप आवासीय प्रमाण पत्र दे रहे हैं, यानी जहां बायोमेट्रिक है सब कुछ। एक आधार कार्ड सिर्फ आधार ऐसे नहीं बनता है, आप कई सारे डॉक्यूमेंट्स उससे लेते हैं तब आप आधार कार्ड देते हैं। आज उसे इनवैलिड कर रहे हैं, तो ये गरीबों, वंचितों, बहुजनों पे हमला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। इसकी हम आवाज उठा रहे हैं, पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं। एक चीज और आप लोग बहुत जोर शोर से उसकी आवाज उठा रहे हो कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जब बीजेपी के साथ यही नीतीश कुमार नहीं थे उस वक्त बिहार में उन्होंने जातिगत जनगणना का ये भी शुरुआत किया था, प्रक्रिया भी शुरू की थी। इसकी जरूरत आपको क्यों लग रही है? बिल्कुल अच्छी सवाल है। कास्ट सेंसस
क्यों होना चाहिए? जब आप दरियाओं की गिनती कर सकते हैं, दरख्तों की गिनती कर सकते हैं, नदियों की कर सकते हैं, पहाड़ों, तो इंसानों की गिनती क्यों नहीं करना चाहते? आज ओबीसी की गिनती करने से आप डर रहे हैं, दलितों की वंचित करने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भाई? 90% आबादी को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं क्यों कहता हूं रोहिणी कमेटी पढ़ी, जो खुद ये लेकर आते हैं बीजेपी। रोहिणी कमेटी में साफ दिखता है कि ओबीसी लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। 27% रिजर्वेशन का उनको हक नहीं मिल रहा है। आखिर जब उन्हें हक नहीं मिल रहा है तो जाति जनगणना कराओ, जिसकी जितनी हिस्से उसकी उतनी हिस्सेदारी दो। आप जाति जनगणना कराने के लिए एक फंड चाहिए, इन्होंने कितना फंड रखा है? 500 करोड़ के आसपास, जबकि उसमें चाहिए 1150 करोड़। और वो भी कब कराएंगे? 2027 में। आप हर जगह क्यों छिपाना चाह रहे हो? जाति जनगणना कराना है और कराना ही पड़ेगा। ये राहुल गांधी की मांग है, जिस मांग को उन्होंने हक माना है। राहुल गांधी ने शुरू से कहा जनगणना कराने के लिए, और उनके बातों को मजाक में हो रहा है, उसी मजाक को उन्होंने हक में माना। बीजेपी को मानना ही पड़ा और झुकना ही पड़ा जाति जनगणना के लिए शुरुआत, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वंचितों, ओबीसी, माइनॉरिटी जो भी है, सबका हक मिलना चाहिए। कितनी सरकारी नौकरी में ओबीसी को मिल रहा है फायदा? कितने दलितों को मिल रहा है? कितने वंचितों को मिल रहा है? क्यों क्यों सिर्फ 5% ओबीसी को फायदा मिल रहा है? मैं यह सवाल उठाता हूं। बीजेपी यही तो पलटवार सवाल कर रही है कि कांग्रेस की जब सत्ता थी तब उस वक्त राहुल गांधी ने ये जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई, तब आज अभी सरकार जब उनकी नहीं, तो जातिगत जनगणना की जरूरत पड़ कुछ रही। खताएं हमसे हुई होगी तो उससे आज मतलब नहीं। आज सत्ता में आप हैं, आप अपनी जिम्मेदारी बताइए। हमने ओबीसी को मंडल कमीशन आने से पहले हमने लिया था, और आपने जब बादी छेड़ दिए तो मैं फिर लेके चलता हूं। मंडल कमीशन के विरोध में कौन था? ओबीसी के विरोध में कौन था? भारतीय जनता पार्टी थी। उसके लिए मैं नहीं कहता हूं, नासिर हुसैन कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बोलता। उसके लिए आप जॉर्ज फर्नांडिस का स्टेटमेंट देखिए। जब मंडल कमीशन पास हो रहा था, उसके विरोध में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं, बोलते हैं अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो रामलल्ला का वो लेकर रथ यात्रा निकल के पूरे देश को एक दंगे में फैलाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई थी? इसी ओबीसी मंडल कमीशन के ऊपर गिराई थी बिहार के अंदर। तो इनको हक नहीं है ओबीसी की बात करने की। हम तो ओबीसी को तमिलनाडु में ये मंडल कमीशन पास होने से कई राज्यों में हमने रिजर्वेशन दे चुके थे। तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी है, ये मैं शुरू से कह रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं, और हमारे नेता कह रहे हैं। जाति जनगणना होने दीजिए। आपको सेंसेक्स आता है तो आपको सारी रिपोर्ट आ जाएगी, किसको कितना हक मिलता है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। आपको लगता है कि इसी मांग के आधार पर बिहार में कांग्रेस जीत जाएगी? मांग गरीबों की है, बात वंचितों की है, बात उस समाज की है जो पलायन कर रहा है, दर दर आके दिल्ली बॉम्बे में धक्का खा रहा है। आज 20 साल से ऊपर आपकी सरकार है, आज क्यों वहां पलायन नहीं रुक पा रहा है? कितनी फैक्ट्री आई, कितनी इंडस्ट्री आई, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने एजुकेशन खुला, कितने सेंट्रल स्कूल खुला, ये सब हम सवाल उठा रहे हैं। आखिर हमारे नौजवान कब तक दूसरे शहरों में धक्का खाएंगे? इसलिए बिहार के नौजवानों को इस बार उनके घर में रोजगार मिलना चाहिए। ये हम उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार के लोग तैयार हैं कि बस आने दीजिए अक्टूबर नवंबर, वहां के अवाम बैठी है कि सरकार को पलटना है। आपकी दुर्दशा देखिए ना, ट्रेनों के अंदर आप जब उनके पैरों को देखते होंगे तो उनकी दशा बता रही है कि उनकी पैरों की हालात क्या है। पैरों में चप्पल नहीं है, पैरों में हम छाले पड़े। आखिर कब तक हमारे नौजवान दूसरे शहरों में तो काम ये कर? सिर्फ बिहार और जो उत्तर भारत के राज्य उसी के लिए, जहां कांग्रेस शासित सरकार है वहां के भी लोग तो प्लान कर रहे हैं। कौन से राज्य में प्लान कर रहे हैं बताइए? नहीं, आपको नहीं लगता कि साउथ इंडिया में जहां आपकी सरकार है, कर्नाटक में जहां आपकी सरकार है, वहां के लोग कर्नाटक से कितना परसेंटेज प्लान आप बताइए? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं है प्लान। नहीं, आप केरला से कर्नाटक के लोग कर्नाटक से क्या दूसरे राज्यों में नहीं जा रहे हैं काम करने के लिए? केरला के लोग नहीं जा रहे हैं। आना मना नहीं, बस सबसे ज्यादा मजदूरी कहाँ लोग कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। आप पंजाब चले जाएं, बिहार के मजदूर मिलेंगे। आप किस कंस्ट्रक्शन वर्करों में चले जाएं, बिहार के मजदूर मिलेंगे। हम एजुकेशन कॉलेजों में चले जाएं, बिहार के बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। आखिर इतने टैलेंटेड हमारे बिहार के बच्चे हर जगह नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनको अपनी जगह क्यों नहीं कॉलेज दिया जा रहा है? उनको क्यों नहीं यूनिवर्सिटी दिया जा रहा है? वही मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज वहां क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सारी सवाल है। हमारे बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो उनका अगर पैसा बचता है तो बिहार तरक्की करेगा। बिहार की तरफ से आज ही कैट का रिपोर्ट आया है, 71,000 करोड़ बिहार का घोटाला हुआ है।
71,000 करोड़, ये कैट रिपोर्ट की जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो बिहार में चरम पे घोटाला है, तो वहां की आवाम बैठी है, चंद दिनों में ये सरकार पलट देगी। तो आपके मुद्दे क्या है बिहार में इस वक्त, और किस तरह से आप क्राइम रोकना सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों को रोजगार देना सबसे बड़ा मुद्दा है, वहां पे भाईचारा पैदा करना सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सारे हमारे मुद्दे हैं। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी मुद्दा है। हम महिलाओं के लिए बात कर रहे, जो महिलाओं को हक हकूक मिले, जो सबसे पिछड़ी हुई है ओबीसी को फायदा मिले, दलितों को फायदा मिले, ये हमारे सारे मुद्दे हैं। वहां किस तरह से आप लालू यादव की पार्टी के साथ आप लोगों का काम चल रहा है, और किस आपको कितनी उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन तो होगा। ये कांग्रेस नहीं करेगी, आरजेडी नहीं करे, वहां की आवाम करे। हम तो सिर्फ दशा दिखा रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं। वहां की आवाम बैठी है सत्ता, और जहां हमारे अलायंस की तो मजबूती के साथ अलायंस हो रही है। चंद दिन वेट करिए, हमारे सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा और आप सबको ये न्यूज मिल जाएगा। आपके पार्टी के संगठन को लेकर तमाम सवाल उभर रहे हैं। अभी एक अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इस नवी मुंबई सिटी में अभी तक इतनी बड़ी पार्टी जो 130 साल पुरानी है, जिसका दबदबा नवी मुंबई शहर में था, मुंबई महाराष्ट्र में था, लेकिन अब वो दबदबा धीरे धीरे जो है कम होते दिख रहा है। कांग्रेस का हाथ जो आम आदमी के साथ था वो नजर नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? ऐसा नहीं है, आपने नवी मुंबई की बात की तो नवी मुंबई के ऊपर पार्टी की नजर है। पार्टी बहुत जल्द फैसला कर रही है। एक हफ्ते के अंदर आपको एक नया जिला अध्यक्ष यहाँ मिल जाएगा और संगठन को फिर से मजबूत, संगठित तो है, सिर्फ जिला अध्यक्ष नहीं, कोऑर्डिनेटर है, अरविंद नायक साहब काम कर रहे हैं, तमाम लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। हाँ, एक जिला अध्यक्ष नहीं है जिसकी नियुक्ति बहुत जल्द हो जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में जब नए अध्यक्ष जो संगपाल जी चुनेंगे, उसके बाद किस तरह की गतिविधि चल रही है कि कांग्रेस को रिवाइव किया जा सके? देखिए, अभी तो कोई इलेक्शन हुआ नहीं है, अभी चंद महीनों में इलेक्शन होगा। बीएमसी के इलेक्शन है, लोकल बॉडी इलेक्शन है, उसमें आपको पता चलेगा। और हर्षवर्धन सकपाल साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं, वर्करों से जमीन पे मिल रहे हैं, तमाम वार्डों में जा रहे हैं, तमाम जिलाओं में जा रहे हैं, नगर पंचायत हो, जिला पंचायत, तमाम लोगों से मिलकर संगठन को जितनी बेहतर हो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरी पार्टी संगठित है। एक लीडर का क्या क्या होता है, इलेक्शन के बाद पार्टी बिखर जाती है, पर उन्होंने पूरे पार्टी को संगठित किया है और पूरी ताकत से पार्टी को एक कर रहे हैं। जैसे मुंबई हो, दिल्ली हो, तमाम जगह आप देखें तो रोज उनका आना जाना लगा, किस तरह से पार्टी को खड़ा किया जाए। चाहे विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, तमाम जगह आप चले जाएं, वो रोज उनका कोई ना कोई दौरा है। इंडी गठबंधन इस बार टक्कर दे पाएगा लोकल चुनाव में? हमारा इंडिया अलायंस है, ग्रांड अलायंस है, हम तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे है, पूरे देश। ये कोई अलायंस क्यों बनता है? इस देश को बचाने के लिए बना है, देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को आपने अभी महाराष्ट्र की बात की, तो इसी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, विदर्भ में कितने किसानों ने सुसाइड की, मराठवाड़ा में कितने किसानों तो आपके समय में भी किसानों ने आत्महत्या की? फिर हमारे वक्त नहीं, देखिए, कंपैरिजन का मतलब खत्म तो ना आप कर पाए ना ये सरकार। हालात क्यों नहीं बदल पा रहे? आपने किसानों की, हमने तो किसानों की लोन माफ की थी, सरकार ने कितनी लोन माफ की? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरे किसानों की लोन एक साथ पूरे देश में माफ कर दी। इन्होंने, आज किसान बेचारे लोन के लिए सुसाइड कर रहे हैं, खेतों में बीज नहीं है, पानी नहीं है। आप बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार की, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, तमाम जाति के नाम पे यहाँ पे दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप महाराष्ट्र में देखिए, भाषाओं के नाम पे दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, हर तरह के मुद्दे उछल रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सरकार की क्या बोलते, ये सरकार चोरी की सरकार है, इस सरकार की कोई वजूद नहीं। आपने कहा कि वजूद नहीं है, लेकिन जो हिंदी भाषियों का सबसे बड़ा वजूद है यहाँ पर, उत्तर भारतीयों परप्रांतियों का वजूद है, उनके ऊपर जब अत्याचार हो रहा है तो कांग्रेस खामोशी से देख रही है, क्यों? कांग्रेस खामोश नहीं है, ये अत्याचार नहीं, पीआर है। ये लोग इवेंट कर, ये दो एक मुद्दे को लेके इस दुख में नफरत फैलाने के, तो हिंदी वासियों पे कोई हमला करे और हम खामोश नहीं, ये नहीं हो सकता। हमने कहा है कि तो कांग्रेस की आवाज भी तो सुनाई नहीं दे रही। नहीं, हमने कहा है, हमने अभी मीरा रोड में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है हिंदी वासियों को लेके। हमने कहा हर भाषा का आप रिस्पेक्ट करिए, महाराष्ट्र में तो मराठी का रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है, मगर किसी भाषा के लिए किसी को मारना है तो उसका हम निंदा करते हैं। हमने जिस तरह से हमला हुआ उसका हम निंदा करते हैं। मीरा रोड में एक लास्ट वीक में हमने प्रोग्राम किया। नासिर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। आपने जैसे कहा कि कांग्रेस जो है संगठन के तौर पर मजबूती से उभर रही है, देश के तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर प्रखर तौर पर अपनी आवाज भी बुलंद कर रही है, जनता के समस्याओं के समाधान के लिए लगातार सत्तारूढ़ सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की परीक्षा में वो किस तरह से पास होती है और मुद्दों के समाधान को लेकर किस तरह से आगे पहल करती है।
आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।